श्री दायनी फाउंडेशन, जो भारत के प्रमुख गैर लाभकारी संगठनों में से एक है, युवाओं को मजबूत बनाने और छोटे बड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसने यूएस एशिया ग्लोबल बिजनेस फोरम के साथ मिलकर नई दिल्ली के द ललित होटल में भारत का पहला आर्थिक विकास सम्मेलन 2025 आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक लोग शामिल हुए, जिनमें राजदूत, नीति बनाने वाले लोग, निवेशक और सरकारी अधिकारी थे। इसका मकसद भारत के 23 क्षेत्रों में $1 ट्रिलियन का विदेशी निवेश लाने की योजना बनाना था। meeting the Sustainability Development Goal 2030. So what you are referring to is part of the SDG 2030 goal. India has already signed the deal, and now we are focusing more on environmental protection by meeting our internal needs, say in energy. Earlier, the thrust was on thermal power plants or coal-based plants, which is very much polluting. Now we are shifting gear to renewable energy. And there is a national solar mission. There is emphasis on hydroelectricity. So we are now focusing on renewable energy. So we are not minimizing our energy needs, but we are shifting from the conventional thermal power to renewable energy. Similarly, for social engineering, so that we reach to the people, we have already developed some skills inside the government of India. When I was in the Ministry of Finance, I have developed that. So there is, when the government announces the budget, few days from now, there is going to be another budget, 2025, which is to be placed in the Parliament. So there in the Finance Ministry, we have developed how common man's interest is linked to government of India's budget. We can say an individual's budget constraint is linked to government of India's budget constraint. So that model we have already developed. So that caters to the social needs of the people. And you see that how many of the schemes, so many state governments, central government is giving for the people, and how that is uplifting the people's lives. And if you see that in the last 15 years or so, there is the statistics that so many people have come out of the BPL line, below poverty line. They have come into the mainstream. That is the thing. There is no conflict between your development needs and catering to the people's needs. भारत में अगर आप देखें तो युवाओं का भारत है। मेन समस्या क्या आती है, जब भी कोई अगर बिजनेस है तो उसका जो बिजनेस की जो रनिंग है वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लोगों को समझ नहीं है। एक कारपोरेट नेचर से किसी चीज को हैंडल करना और एक जनरल सिस्टम से हैंडल करने में अंतर है। हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। पहली समस्या भारत के उद्यमियों के लिए पर्याप्त फंड का न होना होता है। अगर आपके पास किसी भी बिजनेस में बीच में फंड शॉर्ट हो रहा है तो बिजनेस लॉस में जाते हैं और लोगों के मोरल डाउन होते हैं, लोगों की अपनी मानसिकताएं प्रभावित होती है। इसलिए हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं सफिशिएंट फंड। उस फंड्स को लाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीपीआर प्रिपरेशन कराने पर जोर दे रहे हैं। हम फंड्स उपलब्ध उन्हीं को कराएंगे जो एक इंटरनेशनल लेवल पर डीपीआर के प्रिपरेशन करके प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद तीसरा फोकस हमारा होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर वेल स्किल्ड लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी कि उस स्टार्टअप का या उस प्रोजेक्ट के अंदर योग्य लोगों का ही समावेश हो, जिससे कि फंड्स का सही यूटिलाइजेशन हो। हम भारत के अंदर अच्छे व्यावसायिक प्लेटफॉर्म खड़े कर पाएंगे, हम युवाओं को रोजगार दे पाएंगे, युवाओं को सही दिशा में ट्रेनिंग दे पाएंगे और उन्हें उनके योगदान से निश्चित ही भारत समृद्ध बन सकता है। आपने बताया कि ये हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का 1.5 बिलियन लोगों का थैंक यू भगवान को बोलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ गए।
लास्ट 10 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लीड कर रहे हैं देश को, उसे एक कंसिस्टेंसी आ गया है। उनका सब प्रोग्राम सेल्फलेस है। मोदी जी का every program that I've been watching last 10 years, and since I've known Honorable Prime Minister Modi ji since 2001, 2002, मैं उधर का लीडर हूँ, कैलिफोर्निया का गवर्नर के लिए भी खड़ा होगा, एक बार खड़ा हो चुका हूँ मैं 27 नंबर पे था 250 लोगों के बीच। मैं भी राजनीति समझता हूँ, मेरा काम है कैलिफोर्निया को डायमंड स्टेट बनाने का, गोल्डन स्टेट बोलते हैं ना कैलिफोर्निया को। मैं कैलिफोर्निया गवर्नर बन के उसको डायमंड करना चाहता हूँ। साथ में हिंदुस्तान का भी सोचता हूँ, क्योंकि 30 साल तो मैंने यहाँ पे बिताए, मैं फौजी आदमी हूँ। ये हिंदुस्तान को समझना बहुत जरूरी है कि आपको एनआरआई के साथ जुटना ही पड़ेगा। आज आपको ओसीआई का लेबल देता हूँ, पर आपको वोटिंग राइट्स दे देता हूँ। 1.5 बिलियन में पीपल में इंडिया का, मुझे 35 मिलियन अगर इंडियन को अगर वोटिंग राइट दे दिया तो आपको भी अच्छा लगता है ना। एनआरसी इज द वन जो चाइना बनाए, नॉन रेजिडेंट चाइनीज। आप एक देश को सोचो ना, जो देश इंग्लिश नहीं बोलता है, उसको आज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कैसे बनाया? उनका बुलेट ट्रेन जो चलता है 1200 किलोमीटर पर आवर है। जापान के साथ हम बना रहे हैं बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू बॉम्बे, वो 250 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा डिस्पैरिटी क्यों है? क्योंकि एनआरसी नॉन रेजिडेंट चाइनीज लोगों ने चाइना बनाया लास्ट 50 साल में। आज हिंदुस्तान का 1.5 बिलियन लोगों को 35 मिलियन एनआरआई के साथ जुड़ना ही पड़ेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ योर नेशन। क्योंकि जो पैसा देता है ना, उसको ज्यादा कंफर्ट लेवल आता है। जब मैं 33 साल से वहां पे हूँ, वो गोरा बोलेगा मैं $3 बिलियन दे रहा हूँ। 3 बिलियन मतलब होता है जो भी 1 बिलियन हो गया 8.5 हजार करोड़।